over here for giving me this opportunity to be in front of you guys, and I'll try my level best to explain it across to you that how does a typical supply chain cycle works in any of the industry. Nevertheless, if at all anybody has any question, they are more than welcome to ask the question between the session itself so that I can try and address those questions out. So I will start the session. In any industry, is Hindi more acceptable or English more acceptable, or a mix of the two would work? Mix of two is really Mix of the two. Okay. So I'll be taking up with mix of the two languages. हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ में मिक्स करके अपन चलाएंगे और अपन समझेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर how does a typical supply chain cycle works. So the friends, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंडस्ट्री को वर्क करने के लिए कि उसका कस्टमर एक बहुत अच्छा होना चाहिए. अब अच्छा कस्टमर किसको बोलूं, खराब कस्टमर किसको बोलूं, that's again a big question. So end of the day, customer is a customer, and how do we help the customer out so that the business progresses. Supply chain should be always a lean supply chain. When I say a lean supply chain, I mean that supply chain हमारी ऐसी होनी चाहिए, which has to be a responsive one. What do you mean by a responsive supply chain? जैसे कि आज कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है और कस्टमर बोले कि मेरे को कल की तारीख में प्रोडक्ट बना के चाहिए, तो I must be in a position to supply the product to the customer tomorrow. Probably at some point of time, the customers may give us the sufficient amount of time, but at some point of time, the customers may also not give us sufficient amount of lead time. And still we are supposed to serve the customers, and that's where the role of a good supply chain manager or a good supply chain comes into the picture. तो जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सप्लाई चेन को अपन को ऑपरेट करना चाहिए जिसके कारण कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरे कस्टमर्स बढ़े और आगे से आगे चल के मेरा जो काम है वो चलता चले. Let us see what is the first part. The first part is the customer. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ customer. ठीक है, कस्टमर कि ये मेरा ग्राहक है और इस ग्राहक को मेरे को सर्व करना है मेरी एक सप्लाई चेन साइकिल के साथ. अब इस कस्टमर के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? कस्टमर के साथ में मेरा हमेशा एक टीम जुड़ी हुई रहती है. उस टीम को मैं बोलता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग. मैंने इसको बोल दिया कि एक सेल्स और मार्केटिंग की टीम है जो कि कस्टमर के साथ में जुड़ी हुई है. अगर कस्टमर के साथ में सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम जुड़ी हुई है तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि वो ऑर्डर कैसे लाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. दैट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट थीम व्हिच हैज टू बी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वे. बट आज की तारीख में ये मैं बताना चाहूंगा कि there is a sales and marketing team who are in touch with the customer, and from here the customers are going to give us the inputs. तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग टीम कस्टमर के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में उनसे एक तरीके का इनपुट लेते हैं. इनपुट किस तरीके का लेते हैं? इनपुट इस तरीके का लेते हैं कि साल भर के अंदर ड्यूरिंग द एंटायर ईयर व्हाट वुड बी योर एनुअल रिक्वायरमेंट. आपकी पूरे साल के अंदर एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे साल के अंदर 1 लाख मीटर की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, 2 लाख प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है. इस तरीके से अलग अलग कस्टमर्स हैं, अलग अलग ज्योग्राफीज हैं, राउंड द वर्ल्ड बैठे हुए लोग हैं और सब जगह से ये इनपुट आना शुरू हो जाता है. एंड दैट साइकिल वी कॉल इट एज एन एनुअल प्लानिंग साइकिल. इस साइकिल को हम कहते हैं एनुअल प्लानिंग साइकिल. इस एनुअल प्लानिंग साइकिल के दौरान क्या होता है? एनुअल प्लानिंग साइकिल के दौरान ये होता है we decide that what is the actual requirement, what is going to be the forecasted requirement of any of the customer during the entire year. और इस एनुअल प्लानिंग साइकिल के बेसिस के ऊपर मैं 2 तरीके के एक्शन लेता हूँ. एक लेता हूँ कि मेरे को किस तरीके का मेरा कैपेक्स प्लान करना है, किस तरीके का मेरा ओपेक्स प्लान करना है. When I say कैपेक्स प्लान करना है, मुझे पता है कि इस पूरे साल के अंदर मुझे 40 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं. I need to manufacture 4 million products in the entire year. In order to manufacture the 4 million products during the entire year,
whether my systems and processes are capable enough to deliver the 4 million products in a year. तो पहली चीज मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरी जो आज की तारीख में मेरे पास जो फैसिलिटीज हैं, क्या वो फैसिलिटीज 4 लाख प्रोडक्ट दे सकती है, 40 लाख 4 मिलियन 40 लाख प्रोडक्ट दे सकती है या नहीं दे सकती। अगर मैं बोलता हूँ कि यस ये फैसिलिटीज 40 लाख प्रोडक्ट नहीं दे सकती है, तो मुझे क्या करना होगा? What I am supposed to do? I am supposed to plan my capex. Capex when I say कि मुझे अमुक मशीन्स लगानी पड़ेगी, अमुक जगह मेरे को ये फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, ये या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, बिल्डिंग डेवलप करनी पड़ेगी। So all these activities will come as a part of the capex. जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे को इतनी मशीन्स, इतनी जमीन, इतनी जायदाद ये सारी चाहिएगी, so that I can develop the capex, I can develop the facilities in order to cater the need of the customer, which is 4 million products in a year. Right? जैसे मैं बोलता हूँ कि 4 million products in a year बनाना है, तो मैंने एक प्लानिंग करी है मैंने, and that planning is called as a capex planning. Second planning which I am supposed to do is with respect to the opex planning. What is the OPEX? CAPEX का मतलब होता है capital expenses. OPEX का मतलब है operational expenses. क्या मैं operational expenses को कैसे प्लान करूँगा? Operational expenses को मैं ऐसे प्लान करूँगा, अगर मुझे 4 मिलियन प्रोडक्ट साल के अंदर बनाने हैं, तो उन 4 मिलियन प्रोडक्ट के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए? क्योंकि ऐसा है, कस्टमर ने आज ऑर्डर दिया है, वो पेमेंट मेरे को हो सकता है 3 महीने बाद देगा, 2 महीने बाद देगा, एडवांस में देगा, कुछ कस्टमर्स 4 महीने बाद दे देंगे। इस तरीके से अगर मेरी अलग-अलग जो पेमेंट साइकिल है, उन पेमेंट साइकिल को मैं कैसे टेक केयर करते हुए मेरी कैपेक्स की प्लानिंग करना कि मेरे पास में व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड एज ऑन डेट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज कमिंग इज द ओपेक्स। ओपेक्स के अंदर मैं ये देखता हूँ, आज की तारीख में मेरे पास में मान लो 400 लोग हैं या 500 लोग हैं, क्या मेरे 500 लोग से 4 मिलियन प्रोडक्ट बन सकते हैं? आंसर आता है कि सॉरी, 4 मिलियन प्रोडक्ट बनाने के लिए 500 लोग काम में नहीं लगेंगे। यू आर सपोज्ड टू हैव एडिशनल 200 पीपल। अब मैं बोलूंगा कि 200 लोग का मेरे को प्लानिंग करनी है, ये 200 लोग मैं कहां से लाऊंगा, कहां से मेरा रिक्रूटमेंट होगा, कब इनको डिप्लॉयमेंट करूंगा, कब इनको मैं ट्रेनिंग करूंगा। These type of activities I have to carry out as a plan of the annual business cycle. तो हमने पहला पार्ट अभी देखा कि कस्टमर के साथ में हमारा इनपुट आना शुरू हुआ। इनपुट आने के साथ में हमने कैपिटल की प्लानिंग कर ली, हमने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर ली, और हमने ये भी सोच लिया कि आज की तारीख में जब मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं आगे साल के अंदर अंदर चलता जाऊंगा, that at that point of time I will see that yes, the customers are being served upon well in time. टाइम के ऊपर मुझे कस्टमर को सर्व करना है, तो क्या मैं कस्टमर को सर्व कर पाऊंगा? यस, मैं कर पाऊंगा। इसके बेसिस के ऊपर एक प्लान फिक्स हो जाता है और मैनेजमेंट ये बोलेगी कि यस, आप 4 मिलियन प्रोडक्ट साल के ऑर्डर्स ला सकते हो। हमारी कंपनी इस तरीके से कैपेबल है कि हम 4 मिलियन प्रोडक्ट साल में दे सकते हैं। ये नंबर्स में आपको जस्ट नंबर्स बता रहा हूं। दिस नंबर कैन बी 4 मिलियन, 5 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, व्हाटएवर इट इज, इट विल डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। So what we are seeing over here is that the annual business cycle is a part of the supply chain, and that's where it plays a major role in making the planning happen, that whether the industry is capable to take this much amount of business forward. अब मैंने आपको बोला कि मैंने साल की शुरुआत में प्लानिंग कर ली। साल की शुरुआत में मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या कैपिटल प्लानिंग है, क्या मेरी ऑपरेशनल प्लानिंग है। इसके बेसिस के ऊपर साल मेरा शुरुआत हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस, स्टार्ट टेकिंग द different type of actions, so that the annual business cycle happens in a peculiar way, in a particular. Now, this planning cycle, we call it as an annual planning cycle. So this annual planning cycle is over. Once this is over, then the next planning cycle which comes into the picture is the rolling planning cycle.
When I say rolling planning cycle क्या है? Rolling planning cycle वो cycle है जिस cycle के अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि हमने जो annual के हिसाब से कैपेक्स और ओपेक्स प्लान किया है, क्या हमने डिप्लॉय करना शुरू किया है, क्या हमने ऑर्डर्स लाने शुरू कर दिए हैं, क्या हमारा जो इनपुट था कस्टमर की तरफ से वो आना शुरू हुआ है कि नहीं। पता पड़ता है कि जैसे ही मैंने एनुअल बिजनेस प्लानिंग के हिसाब से मैंने प्लान किया कि इस साल का मेरा बजट कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट का 4 करोड़ रुपीस का है, whether I am supposed to invest that 4 crore rupees within a duration of let us say year, but at the first go मेरे को ये पता है कि साल की शुरुआत में I am that would be visible on the screen. oh is it Screen is not visible. no problem. Thank you. And if you can see over this camera, actually, this is the reason. From here, it has been capturing you directly. Okay, so when because I right, so अभी तक हम देख रहे थे कि हमने एनुअल प्लानिंग साइकिल देखी है. Now again we are coming to the rolling planning cycle. What is this rolling planning cycle all about? Rolling planning cycle is nothing but a cycle which talks about कि हमने जो whatever plan which we have discussed, whatever plan which has been freezed at the starting of the year, that starting of the year plan is being adhered to or not. Which means that कि क्या हमारा जो एनुअल बिजनेस साइकिल का जो प्लान था, वो एनुअल बिजनेस साइकिल का प्लान जो हमने मंथ और मंथ बेसिस पे प्लान बनाया था, क्या वो प्लान उस हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है. पता पड़ता है कि वो नहीं चल रहा. अज्यूम करो एक सेकंड के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस इज अ बिजनेस. मैंने प्लान किया था कि मैं 4 लाख प्रोडक्ट बनाऊंगा हर महीने के अंदर, तो बाहर जो 48 लाख प्रोडक्ट है, 48 लाख प्रोडक्ट के 40 लाख का मेरा प्लान है. बट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, the COVID pandemic has arrived and now the customers are not ready to place the order. अब क्या करना है ऐसी situation? It is a risk which has come into the business. What do I do in such a situation? In such a situation, the supply chain cycle has to be, as I started in the discussion, that it has to be a very much responsive supply chain cycle. So what is this responsive cycle chain supply all about? This responsive supply chain will talk about the जैसे ही मेरा pandemic आ गया है, then in such a case when the pandemic is over there, then at that point of time probably I need to stop my investment into the capital expenses, into the operational expenses. What does this stop putting my expenses into the capital expenses? मैंने बोला था कि मैं शुरू के 3 महीने के अंदर 2 मशीन लगाऊंगा, बट मुझे पता लग गया कि चूंकि अभी कस्टमर से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो अभी 2 मशीन ही लगा के अगर मैं 1 मशीन ही लगाता हूं तो मेरा काम चल जाता है. प्रॉब्ली क्या मैं इन्वेस्टमेंट को अपना किस तरीके से रोकूं, किस तरीके से आगे से काम चलाऊं, कि सो दैट गिवन अ टाइम आई शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू लैंड अप इनटू द लॉस मेकिंग बिजनेस. देखो कोई भी बिजनेस होगा तो किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है, ऑलवेज अ बिजनेस reaction of the supply chain cycle starts. Now, what is this cycle all about? This cycle, what we are talking about, the firm order as well as the forecast. This firm order and the forecast put together is being given out to the buying team or the purchasing team. Before this comes to the buying team के पास में ये firm order और forecast की डिमांड आती है.
जो कस्टमर से आता है उसको हम डिमांड बोलेंगे और जो सप्लायर से आता है उसको हम सप्लाई बोलेंगे। तो जब ये कस्टमर की डिमांड आती है और आने के बाद में एक प्लानिंग सेक्शन होता है, किसी भी कंपनी में प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा और उस प्लानिंग डिपार्टमेंट का ये रोल होगा, क्या रोल होगा उस प्लानिंग डिपार्टमेंट का? वो प्लानिंग डिपार्टमेंट देखेगा कि क्या मैं जिस तरीके से कस्टमर्स के ऑर्डर आ रहे हैं, क्या मैं उस तरीके से कस्टमर को सर्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मान लो मार्केटिंग बोले कि मेरे को इन द मंथ ऑफ March 2021 I need 8 lakh products। भाई इतनी तो मेरी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं 8 लाख प्रोडक्ट एक महीने में बना पाऊंगा। तो क्या बोलेगा मार्केटिंग को जाके कि माननीय मार्केटिंग भाई साहब, देखिए भाई आप 8 लाख प्रोडक्ट एक महीने में बनाने के लिए बोल रहे हैं, मेरी तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं 8 लाख प्रोडक्ट एक महीने में बना पाऊँ। So what they are going to do? They are going to say, wait, what you are supposed to do is the best you can give to the customer the promise of 4 lakh products a month। आप मैं मैक्सिमम 4 लाख प्रोडक्ट बना सकता हूं, 4 लाख से ज्यादा मैं प्रोडक्ट हर महीने के अंदर नहीं बना सकता। जैसे ही वो बोलेगा 4 लाख के दे दो, तो 4 लाख के बेसिस के ऊपर फॉर्म ऑर्डर, फोरकास्ट और कस्टमर कौन से कस्टमर को कब सर्व करना है, किसको रोकना है, किसको बढ़ाना है, दैट डिसीजन लाइज विद द सेल्स एंड द मार्केटिंग टीम। ये बोलेंगे कि भैया इन कस्टमर के ऑर्डर पहले प्रोसेस कर दो, इनके बाद में प्रोसेस करो। दिस विल अगेन डिपेंड ऑन कि कौन सा कस्टमर कब पैसा दे रहा है, कौन सा कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है, उसका बिजनेस कहां से फ्यूचर लिंक्ड है, कहां आगे वो कंपनी को ले जाना चाहता है। Based on all this judgment call, the sales and marketing team will give the forecast and the firm order for the execution to the planning, and planning will now see that yes, the capacity is sufficient enough to cater the orders which has been given by the marketing, and now the planning cycle or the supply chain cycle starts. As soon as the planning is being done, planning again takes care of two important features, as I said to you. One is the capacity. Capacity, when I say that whether the capacity is with respect to the machines. मशीन के हिसाब से क्या मैं कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकता हूं क्या? यस। दूसरी आ गई है मेरी मैन पावर। मशीनें तो मेरे पास में बहुत है, बट मशीन के ऊपर काम करने वाले आदमी नहीं है, क्योंकि मार्च के महीने के अंदर मेरे पटवारी की परीक्षा होती है, तो मेरे पास में लेबर मिलना बहुत तकलीफ वाला विषय है। दूसरा, गेहूं धान कटते हैं, तो गेहूं धान जब कटने लगते हैं तो लोगों का लेबर की अवेलेबिलिटी इज अगेन अ बिग इशू। तीसरा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग, टीचर का बीएड का एग्जाम होता है उसी दौरान मार्च के महीने में, तो आदमी मिलना एक बड़ा मुश्किल का काम है। ऐसे सिचुएशन के अंदर वो दूसरा एक एस्पेक्ट और देखते हैं, एंड दैट एस्पेक्ट व्हिच इज बीइंग सीन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन पावर। So first thing what we have seen in this cycle is the availability of the machine, and we are saying that yes, machine is available, machine मेरे पास में है। दूसरी साइकिल में देखता हूँ कि मेरे पास में मैन है क्या, आदमी है, औरत है। हाँ भाई, आपके पास में you have the sufficient amount of this is the phone size. Oh, it is. It's not visible. I will fix it. So manpower available है क्या? अगर manpower available है, so I can say that yes, the manpower is available. When I say that yes, the manpower is available, then in that case, the third important feature which comes into the cycle is the material. अरे भाई मशीन मिल गई, आदमी मिल गया आपको, but माल नहीं मिला। When I say material, material is nothing but the raw material which is desired. What which is desired? Which is desired to convert into the finished product. तो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या मेरे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में मशीन भी है, माल भी है और रॉ मटेरियल भी है, then in that case the planning people will going to confirm to the customer कि आपने जो मार्च के अंदर रिक्वायरमेंट बोली थी 4 लाख प्रोडक्ट की, वो 4 लाख प्रोडक्ट हम भेजने के लिए तैयार हैं, आप कस्टमर के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर कस्टमर के साथ में बुक करना शुरू करते हैं, प्लानिंग वाला बाई को ट्रिगर देता है कि भैया माल लाओ, मशीन वाले को बोलेगा कि मशीन का सेटअप तैयार करो, एचआर डिपार्टमेंट के पास में जाएगा और बोलेगा कि आपका मैन पावर की जो अवेलेबिलिटी है वो मैन पावर की अवेलेबिलिटी को आप लाना शुरू करो। दैट वे द साइकिल ऑफ मशीन, मैन एंड मटेरियल एंड यू, ये तीनों की तीनों चीज चालू हो जाते हैं, एंड बाइंग एक्शन इज बीइंग इनिशिएटेड।
जैसे ही बाइंग एक्शन की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो बाइंग एक्शन के अंदर क्या होगा, बाइंग एक्शन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, as soon as the buying action is being initiated, the purchase order flows. यहाँ से जो परचेस ऑर्डर है वो परचेस ऑर्डर कहाँ जाने शुरू कर जाएंगे, वो सप्लायर के पास में परचेस ऑर्डर जाने शुरू हो जाते हैं। अब मैं बोलूं कि सप्लायर के पास में कोई भी परचेस ऑर्डर जाता है, तो सप्लायर के पास में परचेस ऑर्डर जाने का मतलब है कि सप्लायर को हम बोलेंगे कि मेरे को अमुक दिन के अंदर I need the material on, let us say, in order to make the production happen in the month of March, I need it by 3rd of March or 3rd of February 2021. I need the material so that I can suffice the need of the customer in the month of March. कभी कभी क्या होता है किसी भी टिपिकल सप्लाई चेन के अंदर, मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे 100 डिफरेंट जात के रॉ मटेरियल लगते हैं। अगर उन 100 डिफरेंट जात के रॉ मटेरियल में से मैं अगर 99 जात के रॉ मटेरियल समय पे लेके आ गया हूं, और जो 100वां मेरा मटेरियल है, द 100 मटेरियल लास्ट मटेरियल है, उसके लिए मैं बोलता हूं कि सर ये 3 फरवरी को नहीं आ सकता है और ये मेरा मटेरियल आएगा 23 फरवरी को आना। ऐसे केस में क्या होगा, जब मैंने बोला कि the material is supposed to come on 3rd of February and now the actual the material is coming on 23rd of February, then in that case probably I am going to be in a big problem. मेरे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम मेरे साथ में ये हो जाएगी कि आज की तारीख में अगर मेरे पास में 99 मटेरियल है और 100 मटेरियल नहीं है, तो पहला मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि मैं प्रोडक्ट बना नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरे पास में आधा ही मटेरियल अवेलेबल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में आधा ही मटेरियल अवेलेबल है, आधा यानी कि मेरे पास में खाली एक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बट उस एक मटेरियल नहीं अवेलेबल होने के चक्कर में मेरे 99 पार्ट जो बने हैं वो भी एक तरीके से पूरा हो जाता है, right? That also becomes a big problem for the company. And how does it become a problem? The problem in which it becomes the problem is, number one, there is a liability on the company. कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी आके खड़ी हो जाती है, because you have already paid for this raw material, or the payment cycle for this raw material has started, and that's where it becomes a big liability on the company. Second important point which is being considered in case if the material is not being completed in full. What is that problem? Second problem which comes into the picture is that you are not able to serve the customer and get the money from the customer. So you are making an unhappy customer with you. आज कस्टमर बोलेगा कि मैंने आपको कंपनी को बोला था कि इस तारीख को माल लाके देना है, बट उस कंपनी ने इस तारीख तक तो माल लाके बनाया नहीं है, तो मुझे देगा क्या? तो क्या होगा, उसका जो आगे साइकिल चलने वाला है वो साइकिल पूरा का पूरा बंद हो जाता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या दे रहा हूँ मैं आपको, मान लो किसी कंपनी ने बोला कि भाई एक बिल्डिंग सेगमेंट है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है दिल्ली के अंदर बंदा, उसने 500 फ्लैट खड़े किए हैं, उसने बोला कि 500 फ्लैट के अंदर आपको मीटर लाके देने हैं मेरे को 4 मार्च के दिन। क्यों देने हैं? क्योंकि होली का समय है और होली के समय के पहले लोग बाहर घरों में शिफ्ट होना चाहते हैं। शिफ्ट होने के लिए 4 मार्च के दिन मेरे को मीटर चाहिए ताकि मैं सब घरों में मीटर लगा दूं और काम चालू हो जाए। अगर 4 मार्च को मैंने मीटर नहीं लगाए, उसको मीटर सप्लाई नहीं किए और मैं बोलूं कि सर आपको 4 मार्च को नहीं दूंगा, मैं 4 अप्रैल को दूंगा, तो आप सोचो कि खाली एक मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया। बट उस मीटर की कॉस्ट के चक्कर में उसका पूरा का पूरा फ्लैट का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट उस आदमी के ऊपर पड़ता है। Am I able to explain to you? Right? So that is the impact which is being done by not having the material well in time. मैं कभी कभी बोलूं कि भाई माल आ गया समय पे ऊपर, बट काम करने वाले आदमी नहीं लेके आया है चार्ट, तो क्या होगा उस केस के अंदर? उस केस के अंदर भी वापस से यही एक प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो जाएगी कि माल पड़ा हुआ है, माल का पैसा लग गया, बट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द मटेरियल एंड दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोला था कि अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो in that case also again there is a problem. So what we are saying that at any given point of time we must always have the entire set of material well in time.
मेरे पास में सारा सेट ऑफ मटेरियल टाइम पे होगा, मैन पावर होगा, मटेरियल होगा, मशीन होगा, तो ही मैं कन्वर्ट करके और कस्टमर को दे सकूंगा। Right. So this is what we have covered about the buying cycle and the cycle. So now, once we are saying that yes, the material is being made available. If the material is being made available, then in that case, the next cycle comes into the picture is the inward quality. अब मैं ये बोलता है परचेज वाला बंदा कोई भी ऐसा बोल सकता है कि भाई आपको 100 माल चाहिए था, मैंने 100 ही माल आपको लाके टाइम पे दे दिया। बहुत बढ़िया किया भाई साहब तुमने तो 100 टाइम पे 100 माल लाने के लिए बोला था, 100 का 100 माल आपने लाके दे दिया, बहुत अच्छा हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि 100 का 100 माल आपने लाके तो दे दिया, बट उस 100 माल में से 5 माल की क्वालिटी वाज वेरी बैड, which means what? If the quality of the raw material is very bad, then in that case what I am going to do, that material which I have bought it is of no use to anyone. वो माल किसी भी बंदे को यूज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो माल खराब है ना। अगर आपके क्वालिटी की नॉर्म्स के हिसाब से वो माल नहीं आया है, चाहे फिजिकली आपने माल रख दिया है, बट प्रोडक्शन कैन नॉट हैपन बिकॉज द इनवर्ड क्वालिटी हैज नॉट हैपेंड वेल इन टाइम, is not happened up to the mark, and that's where there is a big problem with respect to the inward quality. Now let us assume for a second the inward quality is passed. ये पास हो चुकी है, माल एकदम सही आ चुका है। माल सही आने के बाद में नेक्स्ट साइकिल जो होती है, नेक्स्ट साइकिल इज नथिंग बट योर प्रोडक्शन साइकिल। मेरी प्रोडक्शन की जो साइकिल है वो प्रोडक्शन की साइकिल चल रही है। जैसे ही हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन की साइकिल चल रही है, जब हमारी प्रोडक्शन की साइकिल चलने की बात आती है तो माल बनना शुरू हो जाता है, माल बन के रेडी हो जाता है। माल बन के रेडी हुआ, क्या वो माल जो बन के रेडी हुआ है वो क्वालिटी वाइज ओके है एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन या नहीं है? जैसे एग्जांपल दे दूं, किसी कंपनी ने एक बेड बनाने के लिए बोला कि ठीक है आप बेड बना दीजिए। बेड का डायमेंशन दिया 6 फीट बाय 3 फीट, बन गया 6.25 फीट बाय 3 फीट। अब वो कमरे के अंदर जब वो बेड घुसा रहा है तो वो बेड घुसता नहीं है कमरे में, तो क्या हो गया? इट इज अगेन अ बैड क्वालिटी प्रोडक्शन। अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, हमेशा ध्यान रखिए हम हमेशा कस्टमर के पीछे जी रहे हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री कस्टमर के साथ में चलती है। अगर हम बोल रहे हैं कि कस्टमर के हिसाब से मैंने प्रोडक्शन कर दिया, the production is okay, and now once the production is okay, then it has to undergo again a quality process, and that quality we call it as a final quality assurance, or yes, this is meeting the customer requirement and it can be brought back into the picture. जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि फाइनल क्वालिटी एश्योरेंस की कि कस्टमर के हिसाब से, अब क्या होता है? कस्टमर बोलता है कि मैं आप जैसी कंपनी के ऊपर तो विश्वास कर सकता हूँ, बट बहुत सी कंपनियां ऐसी है या मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मेरी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आई एम सपोज टू कैरी आउट द कस्टमर इंस्पेक्शन। मैं आपका माल जो आपने मेरे लिए बनाया है मैं उसको इंस्पेक्शन के लिए आना चाहता हूँ, तो क्या करता है? कस्टमर comes into the picture and then customer does the inspection of the goods which are being prepared for that particular. So next is the customer inspection. So the customer inspection is coming into the picture, and once the customer inspection is being done, customer at any given point of time is going to do the inspection, is going to audit with respect to the specification given by K. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसने दिया है कि मेरे को बेड बनाने हैं, बेड की लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। अगर 6 फीट और 3 फीट के हिसाब से अगर बेड नहीं बना है, probably there is a tolerance because you are an engineers and you understand the tolerance. So he has given the tolerance of plus minus 5%, plus minus 3%. Based on that, if at all there is a tolerance and within the limit, it is acceptable. Otherwise, the customer may again reject this lot. Customer वापस reject कर सकता है. But here we are saying that yes, in this case, the customer has accepted the lot. He has accepted the lot, and he is saying that yes, the green signal has been given, and you are in a position to what you are in a position. You are in a position to make the shipment happen.
So what the customer gives, the customer after doing the inspection is going to give the dispatch clearance. After the dispatch clearance has happened, what is going to do, what we are going to do, once the dispatch clearance has happened, after that, the shipment can happen. Can the shipment happen now? Answer to that is no. The shipment cannot happen now. Why the shipment cannot happen now? Customer ने तो order दे दिया, marketing ने agree कर लिया, मैंने माल लाया, माल लाने के बाद में मैंने buying action किया, buying action करने के बाद में मैंने inward quality से काम किया, क्वालिटी किया, मैंने प्रोडक्शन बनाया, कस्टमर को बुलाया, कस्टमर ने माल को ओके किया, माल को ओके करने के बाद में मैंने कहा, उसने कस्टमर ने मुझे डिस्पैच क्लियरेंस दे दिया, अब डिस्पैच क्लियरेंस देने के बाद में मैं कह रहा हूं कि माल शिपमेंट करो, but still I am not in a position to make the shipment happen. Why I am not in a position to make the shipment happen? Because there is another important parameter which has to go, that we need to look into the payment terms. If at all the payment terms related to the customer dispatch clearances is saying that it has to be, there has to be a advance payment, then we need to check that whether the payment has been received by the customer or not. If the payment has been received, the shipment can happen. But if the payment has not been received, then in that case the shipment cannot happen. Shipment किसी भी हालत में नहीं हो सकता है. जब मैं बोलूँगा कि shipment नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मेरा payment आया नहीं है. अगर आ गया है payment, then in that case the goods are being shipped out and the goods goes back to the customer. और इस तरीके से ये मैंने आपने देखा होगा कि हमने कस्टमर के हिसाब से काम चालू किया and we are back to the customer. So this is our typical supply chain cycle which is being run upon and which is being happening from time to time basis. This is how a typical supply chain cycle works in an entire supply chain cycle, and that is how the entire process of the supply chain works in any of the industry or in any of the cycle. I hope I have explained to you in detail about how does the customer cycle works. So just a small wrap up. We started with the customer. Customer is in touch with the sales and marketing. After the sales and marketing, there is a full forecast or a firm purchase order. Based on that firm and the forecasted purchase order, there is a planning exercise which is being done, which is called as man, machine, and material. If all these three cycles are available, then the booking of the order takes place through the sales marketing. Orders are being booked, or the forecast happens, the buying action happen. Buying होने के बाद में माल घर में आ गया, माल घर में आने के बाद में उसका क्वालिटी होता है कि क्या माल सही आया है कि नहीं आया है. अगर माल सही आ गया है तो प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन होने के बाद हमने ये देखा है कि क्या प्रोडक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके कि जो कस्टमर ने मांगा था मैंने वही माल बनाया है कि नहीं बनाया है. अगर आप देखते हैं कि कस्टमर के द्वारा दिया गया जो स्पेसिफिकेशन था उसी हिसाब से माल बन गया है, उसके बाद में बहुत से केस कस्टमर इंस्पेक्शन के लिए आता है, कस्टमर इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन करने के बाद वो कहता है कि यस माल आपने मेरे हिसाब से बना दिया है, फिर वो डिस्पैच क्लियरेंस देता है. डिस्पैच क्लियरेंस देने के बाद में पेमेंट का साइकिल हम चेक करते हैं, क्या वो पेमेंट एडवांस था या क्रेडिट पे था. अगर वो पेमेंट एडवांस में था, देन इन दैट केस वो कस्टमर का जो डिस्पैच क्लियरेंस देता है उसके हिसाब से हम गुड्स को कस्टमर की तरफ बेच देते हैं. So by doing this, the entire supply chain cycle is being covered upon, and that is how the entire supply chain cycle works. I hope I clarified it out that how does a typical supply chain cycle works in any of the industry. Now I will, before I run through this the presentation, I have just shown you how does a typical supply chain cycle works. Now I am going to share the entire thing what I have explained it to you right now in the form of a presentation, and if at all anybody has any question, then they can ask the question. So can you share that slide? One question: how is e-commerce changing logistics? So logistic bit I will be taking in as a part of the second presentation. So there you can ask, I'll answer this question. Anybody has any another question? You can unmute yourself and you can put your queries, whatever you have. So I think there is no query, so we can continue. We can continue. Okay. All right.
Go to the second slide, please. Right. So this was the slide number 2, what we have discussed right now, the supply chain process. सप्लाई चेन प्रोसेस में हमने बोला था कस्टमर से बात चालू करी थी हमने. कस्टमर होता है कस्टमर. Do you have the this one pointer so that I can just point it out? You don't have it. Okay, no problem. So here we are saying the customer is being associated with the sales and marketing. Then there is an annual planning cycle. Annual planning cycle talks about the capex, opex, manpower planning, machine planning, and the material planning. During this planning cycle, where there is a capex, opex, and the manpower is being done and the material is being done based on the annual plan which has been freezed for 4 lakh products or 40 lakh products or 50 lakh products, the negotiation process also takes place with the suppliers. जब हम बोल रहे हैं कि negotiation takes place with the supplier, what does the negotiation take place? Negotiation takes place based on the volume, based on the value engineering, based on the other aspect that what is going to be the future plan, not for this year, but going forward, what is going to be the plan for the manufacturing, and that's where the entire annual planning cycle is being done. Now, if you see the second part, of the cycle, and the second part of the cycle talks about sales and marketing, then it goes to the rolling plan. Rolling plan, again, we have the OPEX and the manpower. After the OPEX and the manpower, actual buying takes place where the projections are being given and the negotiations again takes place depending upon the marketing situation. मैंने साल की शुरुआत में मान लो कोई कॉस्ट तय कर दी, बट अभी मुझे लग रहा है कि बाजार में बहुत ये माल सस्ता मिल रहा है. Again, I can go back to the supplier and ask him whether you are in a position to pass on to me this much amount of discount, or the other way around, सोने का भाव बढ़ गया है तो मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर की सोना लग रहा है मान लो, then in that case I can ask the supplier can always ask me, I need to increase the price, and that's where I need a price hike over here. So it is the other way around. Then comes the incoming quality, production planning. Based on the production planning, which product is supposed to be carried out on which date, actual production happened, customer inspection happened, dispatch clearance happened, actual shipment takes place. When we are talking about the actual shipment will take place along with all the legal documents which are over there, and based on those legal documents, the payment realization takes place and the customer receives the goods. That is how the entire supply chain process works in any typical industry. I hope it is clear to everybody. Shall we move? Okay. Right. So now we will come down to the second part, that how does a regular buying process works, or how does the NPD buying or the regular buying process are correlated or are related to each other. In many of the companies or in big industries, there is a separate team which talks about the industry related or the design related buying. When I talk about the design related buying, what is this design related buying all about? Design related buying is nothing, but it is all about what? It is about कि जब भी product पहली बार design हो रहा है, उसके अंदर कौन सा पार्ट लगना है, कौन सा नया पार्ट लगना है, कौन सा पुराना पार्ट लग जाएगा. अगर मेरा कोई नया पार्ट लगना है तो उसके लिए मुझे एक नया सप्लायर कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ये मेरी सप्लाई चेन साइकिल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और अहमियत फिगर होता है. वो सप्लाई चेन का कैसे होता है? वो सप्लाई चेन का इसलिए होता है कि आज की तारीख में अगर हम देखें कि सप्लायर सिलेक्शन किस हिसाब से, supplier selection has to be done based on the quality as well as quantity, which means capacity as well as the quality. So when I say capacity, the word capacity means that whether the supplier is in a position to serve the requirement now, not only now, but whether he is in a position to support the requirement for the near future as well. जब मैं ये बात करूंगा सप्लायर सिलेक्शन की, तो उस टाइम के ऊपर मैं दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करता हूं. पहला फैक्टर होता है मेरा कैपेबिलिटी, दूसरा फैक्टर होता है कैपेसिटी का.
मैं कहूंगा कि सप्लायर की कैपेसिटी आज नहीं है, बट आने वाले समय में वो सप्लायर अपनी कैपेसिटी बना लेगा, उसमें काबिलियत है। काबिलियत किस सेंस में? काबिलियत शुड बी इन द सेंस ऑफ ए फाइनेंस, पैसों के सेंस में, क्या वो अपने बिजनेस को स्केल कर पाएगा? यस। दूसरा, क्या वो टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ता चलेगा? यस या नो? इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, considering all these factors into the picture, I would like to say that yes, the supplier selection is being carried out, and this is one of the important factor which we call it as a capability and the capacity. Second important feature is with respect to belief and the behavior. क्या सप्लायर के पास में काबिलियत तो है, सप्लायर के पास में कैपेसिटी भी है, वो आगे भी बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट उसका जो रवैया है, काम करने का तरीका है, whether it is a process oriented, yes or no? Yes, it is a process oriented, then definitely I would prefer that supplier. उसके भी ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर एक जो बहुत बड़ी चीज आती है कि क्या ये सप्लायर विश्वास वाला सप्लायर है कि नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये सप्लायर विश्वास वाला नहीं है, तो ऐसे सप्लायर के साथ में मुझे आगे काम करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। Is it clear? Everybody is on mute. Nobody is responding. Yes, sir. Clear, sir. Clear. Right. So if you guys have any questions, then just ask the question. Or otherwise, everything is going on smoothly and you people are able to understand. Yes, gentlemen, or ladies, or madams, or whosoever it is. No answer is a good answer. People should speak. I know it's a virtual session, but in the virtual session, always there has to be some participation, right? Rather than just it is a one way which is going on. रेल की गाड़ी चलती जा रही है, कोई स्टेशन आ ही नहीं रहा है रुकने के लिए, उतरने के लिए किसी पैसेंजर के लिए, right? Okay. So I'll just take a break of a minute and then we'll join again. Sure, sir. Sure. Thank you. Yes. नहीं
So guys, we are back again, and till now we have talked about the entire supply chain, a typical supply chain cycle, and how does a typical supply chain cycle works upon. Now, based on this supply chain cycle, we are going to understand that how does the logistic works, what is it about the e-commerce, how does the IoT system works, and so on and so forth. So in any company, as I said to you, in any industry, as I said to you, there are two different type of activities which are being performed. One is the incoming material. One is the incoming material, and the second part is, we call it as an outgoing material. What is the difference between the incoming material and the outgoing material? The difference between the incoming material and the outgoing material is, in case of the incoming material, जो भी माल मेरा, मान लो ये मेरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मेरा कोई भी माल आ रहा है, राइट, मेरे सप्लायर के यहाँ से माल आ रहा है, मेरे किसी दूसरे प्लांट से माल आ रहा है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मेरे पास माल पहुंच रहा है, वो माल जिसके ऊपर भी मैं काम करके और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, whether it is a capital good, whether it is a raw material or whether it is a general material, कोई भी माल अगर आता है उसको हम incoming raw material बोलते हैं. We call this as an incoming raw material. How does it is? What is the significance of the incoming raw material? Incoming material को जब भी हम लोग लाते हैं, इसको लेके आते हैं, then in that case we call it this as an inbound logistics. इसको हमने संज्ञा दी है inbound logistics. This is what is called as an inbound logistics. इस inbound logistics को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको IoT के साथ में या किस तरीके से हम लोग e-commerce के लिए इसको लिंक करेंगे. That we will see in the next part. Second important point which we are talking about is the outgoing material. जब मैं बोलता हूँ कि outgoing material क्या है मेरा? Outgoing material is nothing but the finished goods. These are the finished goods, and these finished goods can be made shipment to the customers. अगर मेरा कोई भी माल फिनिश गुड्स है और वो फिनिश गुड्स मेरा कंपनी के बाहर जा रहा है, तो उसको मैंने संज्ञा दे दी है आउटबाउंड मटेरियल की. तो दो तरीके से लॉजिस्टिक्स वर्क करती है. लॉजिस्टिक्स जनरली वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल. वन इज द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड अनदर वन इज द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. तो जब आउटगोइंग मटेरियल के लिए हम बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. इस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को अगेन इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस मोड्स ऑफ शिपमेंट. व्हाट आर दोस मोड्स ऑफ शिपमेंट? मोड्स ऑफ शिपमेंट कैन बी एयर, सी एंड रोड. ये अलग अलग जात के शिपमेंट होते हैं. इसको हम तीन तरीके से मोड से लाते हैं, चाहे वो इनकमिंग शिपमेंट हो, चाहे वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का शिपमेंट होगा. अगर वो इनबाउंड या आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का जो भी शिपमेंट होगा उसको हम अलग अलग मोड से लाते हैं. अब हम ये देखते हैं कि इन मोड ऑफ शिपमेंट्स को जब हम बात कर रहे हैं कि हम इनको इनबाउंड आउटबाउंड को किस तरीके से आपस में लिंक किया जा सकता है. अब हम बोल रहे हैं कि इनकमिंग मटेरियल जब भी इंडस्ट्री के अंदर आता है, तब उस केस के अंदर हमारे को इनबाउंड के लिए we need to understand कि where is the what is the actual status of my shipment. मेरा actual shipment कहाँ पर है? Actual shipment मेरा कहाँ पर है उसको देखने के लिए हम लोग एक IoT के थ्रू ऐप है, उस IoT ऐप के थ्रू हम लोग देखते हैं कि मेरा मटेरियल आज की तारीख में एक्चुअल में कहाँ पर पड़ा हुआ है. जब मैं बोलता हूँ कि आज की तारीख में मेरा मटेरियल अमुक लोकेशन में पड़ा है और वहां से यहाँ पे पहुंचने में मेरे को 2 दिन का समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा, बेस्ड ऑन दिस जो मैंने पिछली साइकिल आपको बताई थी कि मेरा जो इनकमिंग का जो साइकिल है, इनकमिंग इंस्पेक्शन वाली जो स्टेज है, उस इनकमिंग इंस्पेक्शन वाली स्टेज से लेके और नेक्स्ट स्टेज जब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोडक्शन का जो काम होना है वो कब मेरे को प्लान करना है,
this planning related activity can be done based on this activity. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें इनकमिंग मटेरियल के अंदर जब मैं बात करता हूँ, जब भी मैं माल खरीदता हूँ, जब मैं माल खरीदने की बात करता हूँ, तब उस टाइम के ऊपर मेरे को माल खरीदने के लिए मुझे ये देखना है कि क्या मेरे लिए मेरे पास में जो माल है whether it is available through the e-commerce cycle. When I say e-commerce business centers, these are the centers where you can get the material straight away by logging into the system and then getting the material back into the companies. But generally in the industries, this type of incoming material business is not being operated through the e-commerce cycle, but the e-commerce cycle related businesses or the buying actions are being taken only when the volumes are very less. Because here, while we are talking about the e-commerce cycles, while we are talking about the buying of the material through the internet facilities or through the IoT facilities, then in that case, you don't have much of your negotiation power. Because here the material is available straight away on the link and you are supposed to place the order straight away depending upon what is the market scenario. But at times you get the material at a cheaper rate as well. But in most of the cases when you are supposed to buy the material in millions and billions, then in that case we prefer to have a supply relationship related activity, and that supply relationship related activity is being performed, and based on that supply relationship activity, the long-term buying actions are being carried upon through the processes of the buying. Next important activity which is coming into the industry is by the help of the version 4 of the Industry Act, where we are saying that yes, in this case, the different type of processes which are being deployed as of now are being carried upon, and these different processes are also equally important at the time of going of the outbound material. Because why this is so important in case of an outbound material? This is so important in case of the outbound material because going forward, the customers are going to give us, आज की तारीख में जब हम बात करते हैं आपसे, तो कस्टमर क्या बोलता है कि मेरा वेयर हाउस शाम को 4:15 से लगा के शाम को 6:57 तक खुला रहेगा। उस दौरान अगर आपको कुछ मटेरियल लेना है तो आप डिलीवरी देने के लिए आ सकते हैं, अन्यथा आप डिलीवरी देने के लिए नहीं आ सकते। इसमें from Lokesh Malviya. Can I see the question now or shall I see it later on? Yeah, it's up to you, sir. If you want to ask, give the answer right now, then it's okay. Otherwise, we can take the questionnaire at the end of the session. That would be, I think, better. Okay. Yeah. I can take it later on. Or if you want, I can take it now as well. But it is up to you. So whatever you want, I can do it now. So the important point, what you have said is what technology disruptors deserves the immediate attention. So, Lokesh, just to answer your question, there are various technology disruptors. What you are talking about here in this scenario, in today's world, where most of the things are happening now online, the technology, the IoT is the major important technology which is coming into the picture. And based on that technology only, most of the logistics systems are being developed and are being deployed upon. But if we talk about, yes, there are many companies around the world which are still operating only on the regular processes, what I was discussing and what I was describing right now. But yes, nevertheless, as I said to you, let us talk about the developed countries like US, like Germany, where the warehousing facilities are so important that in such cases where we are talking about the different type of the technologies and different type of the disruptors, what has happened in the recent scenario in the US, as I said to you while I'm talking to you, that the different type of time zones have been divided, and these time zones have been now governed totally by the technologies, which talks about that, yes, these are the particular time zones wherein the availability of the warehouses opening, warehouse closing are being taken upon. Lokesh, did I answer your question?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, So- the next question comes from, what are the future impact of Industry 4.0 on reverse logistics, especially post-COVID recovery time? Okay, now, while we are talking about this Industry 4 technologies on the reverse logistics always works in the type of industries where reverse logistic always works on the type of industry where there is a push. It will always work on the push and pull phenomena. So post COVID, the recovery time has already not yet started because many of the developing countries are still going through this turbulent of the COVID now. But in spite of that, what we are talking about that yes, the technology are going to play a major role in recovering, and because of the non-availability of the manpower, the technologies are being advanced upon. If I talk about, let us say, a small case of clearance of the goods at the customs, while we are talking about the clearance of the goods at the customs end, there are various type of technologies which are being used upon. And now, based on these technologies, what is happening is the party whose goods are being cleared in the customs in the present scenario will never ever work in such a fashion that the party is asked and one-to-one or the face-to-face discussion is happening about that what goods you are carrying, what is the actual shipment, what is the volume of the shipment. So these all activities you are supposed to answer only and only through a paperless or a faceless clearances of the goods, either at the customs end in India or itself. It has started now post-COVID. So that has made the life little easier. More or less in the industry scenario, these type of deployment of these type of technology has made the life of the industry very easy in one way out. When I say in one way out, the important point over here is that in such a scenario, while we are talking about the faceless clearances, in this scenario itself, it talks about that the difference of whatever has happened till now is no more going to be existing, and whatever has been discussed upon is going to happen in such a fashion. किस तरीके से काम करेगा कि जैसे मैं बोलूं आपको कि आज की तारीख में मेरा शिपमेंट आया है, मेरे शिपमेंट के ऊपर आज की तारीख में मैंने माल जो खरीदा था, पिछली बार मैंने माल खरीदा था $4 के ऊपर, आज वही माल मैं $3 के ऊपर लेके आ रहा हूं. तो जो सिस्टम और प्रोसेसेस जो कस्टम में लगा रखे हैं वो एडवांस पकड़ रहे हैं और वो बोलते हैं कि भाई पिछली बार तो आपने $4 में खरीदा था, इस बार आपने $3 में ही खरीदा. What is the specific reason for getting this material at $3 only? Are you getting this material at the under invoicing करके तो आप इस मटेरियल को यहाँ पे नहीं ला रहे हो? ऐसा क्यों सोचती है सरकार? इसलिए सरकार सोचती है कि वो सोचती है कि जो माल इंडिया के अंदर अगर आपको $5 में $6 में मिल रहा है और आप विदेश से इसको $3 में लेके आ रहे हो, इसका मतलब आप कहीं इसको अंडर इनवॉइसिंग करके तो नहीं ला रहे, क्योंकि आप इंडिया का माल खरीदना नहीं चाह रहे हो और आप विदेशी माल खरीदना चाह रहे हो. तो these type of activities are currently being talked upon. Number one. Number two, while we are talking, there is another important activities. क्या माल जो आप लेके आ रहे हो, आप बोल रहे हो किसी माल को कैपेसिटर, और वो एक्चुअल में कैपेसिटर नहीं होके एक बैटरी के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, है एक्चुअल बैटरी और आप इसको डिक्लेयर कैपेसिटर कर रहे हो. In such instance, again, there is a important phenomena which is happening in the at the customs end, and that activity is talking about, yes, here is the culprit, which is actually a culprit, and you don't know. आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि ये क्वेरी आपको किसने रेज करी है. हो सकता है उस क्वेरी को आपको जवाब का, आपकी क्वेरी कहीं पे यहाँ से जो पिक्चर गए हैं आपका माल देख के, वो सब कुछ देख के, और उस ऑनलाइन के बेड के ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर बैठा हुआ एक आदमी है आपकी उस क्वेरी के ऊपर काम कर रहा है. So these are the various technology fronts in which the Indian customs are working, and that is how the industries are being worked upon. तो आज की तारीख में जो लोग बदमाशी कर रहे थे, जो लोग बेईमानी से काम कर रहे थे, those people who were using the malpractices, the technologies have so advanced nowadays that you can't work upon and you can't do any malfunctioning or the malpractices as of now. That is what it is all about. So did I answer the question on the... Thank you, sir. Thank you for the great answer, sir. Thank you. So what I mean to say over here is, based on these technologies, आज की तारीख में
These are the technologies which have been impacting the industries very much. When I say these are impacting in a positive way, in a negative way. In a positive way is that yes, you are able to call spade a spade. अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप गलत काम करना बता सकते हो आप. पहले क्या होता था कि people were just talking about each other and getting the things manipulated, and they were clearing the goods out and they were able to manage the show. But in this scenario, whatever is the fact, that is going to be presented as a fact. That is what it is all about. Shall we move forward? Sure, sir. Sure. Okay. If anybody has any another question, I'm happy to answer that as well. Otherwise, we'll move forward. Okay. Now let us come down to the another important point is in this logistics phenomena. How is the logistics important for any of the industry in today's scenario? Logistics is a very important fact. What is that important fact? Because logistics is also playing a very important role in getting the business into the profit or into the loss. When I say the business is getting into the scenario of getting into a business by the help of this logistic cost, you can avoid or you can reduce the logistic costs by various phenomena, by deployment of various technologies. How? Number one, while we are talking about the logistics, in this logistics scenario, the annual contracts are being done by the help of the technology. And in this technological scenario, what is being done, that whatever is the best flight, let us say there are many carriers available, let us say Lufthansa, Air India, or let us say Qatar Airways, or so there are many airlines, so there are many carriers available as of now. And these carriers can be looked upon and can be think upon, and we can say that, hey, here is the nice guy, here is the best carrier available for me during this time, and that is the best amount of the money which is going to be lesser to me, number one, and number two, the amount of transit time is going to be the least for this shipment which is going outside India or which is within India itself. So these type of technologies has helped a lot to the industries which are gaining lot of confidence levels with the help of this technology, and the industries are progressing like anything. Especially during the COVID period, where the availability of the vehicle was a big issue, right? And everybody was saying that yes, these are making the shipments happen to the outside world has become a big issue, and how do we cope up with such type of issues? In such a scenario, what was happening across the boundaries was that the flights were not available. The customer is dying because of non-availability of the goods, and then how do we cope upon? So at that point of time, the technology played a major role. And how did the technology play a major role? The technology played a major role not only by saying the availability of the vehicle or the carrier across the world, that आप यहाँ से माल मुझे यूके भेजना है तो आप यूके डायरेक्ट नहीं जा सक रहा है माल, बिकॉज यूके की फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं. तो आप क्या करोगे? आपके पास में 3 रास्ते खुले हुए हैं. You can send the material to Kuwait, you can send the material to Middle East, you can send the material to Turkey. टर्की तक जाएगा और टर्की के बाद में आपको चेंज हो जाएगा. So at once, at a glance, of exporter can see, or an industry can see at a glance and see and make a call straight away that yes, here is the material, here is the route by which I can send the material out to my customer, and I can make my customer happy. So these are the various norms, these are the various technologies which are helping as of now to the industry in making the things happen in the right direction. I think there is one more question, so I'll try and take that question out. Okay, so Lokesh ji has asked one more question. What are the current bottlenecks throughout the end-to-end supply chain that currently prevents the improvements in throughput? Lokesh ji, just to answer this question, is a very good question what you have put it across.
when we are talking about end-to-end supply chain, there is, especially during this COVID period and the post-COVID period, where now the things have started recovering or these things have started improving. The bottlenecks which have come through it is the availability of the funds at the various customer end. Though the market has started gaining now, but still one of the major bottleneck which has come with respect to the when you are talking about the bottlenecks throughput the end-to-end supply chain. So let me explain it to you on the board, and that will probably give you the answer. Can you see it on the board? Yes, sir. Yes, sir. Visible. So while we are talking about end-to-end supply chain, when we are talking about end-to-end supply chain, as I said to you previously, there are bottlenecks. There is a supply chain with respect to demand, and there is another with respect to the supply. Right? So first bottleneck with respect to demand and how this demand is being how this bottleneck is being overcome. First bottleneck which we are talking about with respect to demand, or when we are talking about the end-to-end supply chain here with respect to customer and back to customer. First bottleneck which is arising over here is with respect to availability of manpower. That is one of the major bottlenecks which is coming into the picture. Availability of the manpower is becoming a big issue nowadays, and that bottleneck has to be overcome with respect to considering again the technology into the picture. आज की तारीख में अगर मैं एग्जांपल दूं कि सिक्योर मीटर्स के पास में availability of the manpower is a big issue, and that is where we are not in a position to run the plants for the 3 shifts along the entire day today. So that is one of the major bottleneck which is coming into the picture. How do we overcome by the help of technology? एक तो वही देसी तरीका है कि आप गांव-गांव में जाओ, लोगों को बताओ, लोगों को पढ़ो, ये करो, वो करो. दूसरा जो important तरीका आजकल जो आ गया है, and the major important activity which is being done is by the help of your internet facility at any given point of time, you can see that here is the manpower, this is the area which is nearest to your plant, and there the manpower availability is available. Not only that, many of the ITIs, many of the diploma institutes, they are now putting their requirement onto the internet, and by the help of surfing those internet demands and the levels, the companies are in a position to pick up those demands, and they are in a position to cover up the availability of the manpower issue as one of the biggest issues. Second issue which is coming into the picture is availability of the raw material. This is another bottleneck. When I say availability of the raw material, because if we talk about many of the industries are working as of now on the imported raw material. If we talk about particularly our company, when I am from Secure Meters, 60% of the raw material is coming over from abroad, and it is an imported raw material. This imported raw material is, this availability of the imported raw material is again becoming a big bottleneck for the people. Now, how do I overcome the availability of the raw material? Raw material availability is being overcome, not in a particular way, but it is being overcome by doing a proper planning process. Because the availability of the raw material as of now, the lead time has gone. Previously, the availability of the raw material was between 4 to 8 weeks lead time. Now the availability of the material is to the tune of around 24 to 32 weeks of the lead time. जो माल मेरे को 4 हफ्ते से 8 हफ्ते में मिल रहा था, वो माल अब मेरे को 24 हफ्ते से लगा के 30 हफ्ते के बीच में मिल रहा है.
So that is the another bottleneck which is coming into the picture. Third bottleneck which is coming into the picture is about the pricing issue. When I say pricing issue, most of the material pricing is going up, especially in the semiconductor industry, especially in the metal industry, especially in the plastic industry. While if we see about all these three bottlenecks which we have talked about, why these three bottlenecks are being so high? इसलिए bottleneck आने का नतीजा क्या है? What is the reason behind this? You know, while we are talking about there is a demand which has gone up to a very high level. The demand has increased. जैसे ही demand increase हो जाती है और supply इतनी होती है, there is a gap which is being created between the demand and supply, and that gap is creating a big issue. Because of this gap between the demand, because demand is increasing and supply is not increasing, but it is more or less stable, rather it is increasing, and that is where there is a gap, and that is where the bottleneck is being created upon. Now, the question comes into the mind that how do we overcome this gap, or how do we come into the picture? So that bottleneck or that gap is being covered upon, or that gap is being bridged upon by having the proper planning processes in any of the industry. You have to have a proper planning process. Unless and until you don't have the proper planning process, you are not going to overcome these major bottlenecks as of now, which are being coming up. Lokesh, did I answer it or no? Hello? Hello. Yeah, Lokesh. Yeah, yes, sir. Did I answer the question or no? Yes. Yeah, absolutely fine, sir. So, no, if you have anything else in your mind, we can just discuss that out as well. No, these bottlenecks are very much clear to me. Actually, I would like to have more details about, we are having impact of the robotic based logistics system. So, one thing that we can include that just importing all the situation, how many Indian industries are ready to take these challenges to convert their existing or conventional system to consider this all bottleneck into their minds and make it a more compatible or sustainable supply chain model that we can prepare? Or how many industries are ready to take up this challenge? Especially if we are talking about the local industry, when I say the local means the Indian industries, still the gap is very much high because they are not in a position to take up this role in spite of having the big giants like GE or Schneider. So these are the big industries. In spite of these big industries and in having the multinational places where these are being located, these companies are still not even in a position to take up the robotic facilities or so-called the industry 4.0 version about the IoT and so-called and so forth. So still the situation is very bad, and they are not still in a position to have this out because of the two important points. One is they are not in a position to have so much amount of infrastructure, and even the funds are not even so much lucrative for them to invest into this type of activity and participate and make the supply chain I would say make the supply chain lean so as to have the easy and a consistent supply chain with the customers. That is what it's all about. Okay, means all the restriction is the financial issues. Financial issue is the big restriction. And seven, any company who is investing, they are not seeing as of now ROI. When I say ROI is return of an investment. Yeah. So are they going to really get that much amount of returns while they are being investing upon? So that is what is all about. So they are not in such a position that, they can say that, yes, we are in a position to get the return on our investment. Okay, right. So that is all about it. So can somebody share that presentation out again so that, we can, I can just run through the slide once. Sure, sir. Sure.
Done, sir. So can we go back to the slide number 3? Slide number 2 we have already covered, so let us go to slide number 3. And this slide number 3 talks about, as we have been saying, that there are various commodities, and all those commodities are being taken upon by, let us be an electronic or a mechanical or an electronic one, and these are being so again, there is one more important point which has to be considered as a part of the logistic, and which is the warehousing. So warehousing is also playing a major role as of now while the goods are being तो हर जगह आजकल क्या हो रहा है कि आपको कॉस्ट के एंगल से देखना है और आपको ये देखना है कि क्या हमारे को आज नहीं तो कल लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे को मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमको मुनाफा मिलेगा तो हमको किस हद तक मुनाफा मिलेगा, और हमारा ये है कि चाहे भली मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे आज इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल पाएगा। सो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग लुक्ड अपॉन, एंड द पीपल आर कैरिंग दोस टाइप ऑफ informations, and those people are carrying such type of activities, so that the things are moving towards, yes, moving towards the newer technology and adapting the new technologies. And see, मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सिक्योर मीटर्स ने आज तक कभी भी ट्रैकिंग के लिए IoT और ये टेक्नोलॉजीज का कभी भी नहीं उठाया था, बट आज की तारीख में जब भी हम नया कोई भी लॉजिस्टिक पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट यही रहती है कि whether the person is in a position to opt to the new technologies, so that rather than one person just chasing truck वहां पहुंचा, ड्राइवर कहां पहुंचा, कहां उतरा, क्या उतरा, you don't have to do that. Just on a pin you can just understand that where is the actual vehicle and where it is located now. So definitely things are improving towards the industry, but nevertheless it is going to take its own sweet time to come to that point and to come to that conclusion. I think I have covered most of the points which I am supposed to cover. So if anybody has any another specific point, then we can discuss, or how do you want to take it up? Any other point? Anybody has any other question or any other point? Then I'm happy to take the point. Yes, participants can unmute themselves and can ask directly any question if they can have. Yeah, I'm happy to answer that. या तो समझ में नहीं आया है या सब समझ में आ गया। I think there are no questions. Right, sir. So thank you very much for your time and patience in listening to me. And at any No, time, it's- if you have any help, if you need any help, just let me know. I'm happy to answer the same time. No, it's an honor for all of us to listen to you and your expertise on this supply chain and logistic management. So thank you very much, sir. This has been a wonderful, informative lecture on supply chain and logistic management for Industry 4.0. We have enjoyed this session throughout by knowing about supply chain management and the implications of supply chain managers for overseeing and managing companies' overall supply chain and logistic strategy and operations in order to maximize the process efficiency and productivity. Also, you just talked about the Industry 4.0, which is enable the factory smart, product smart, and supply chain smart as well, and makes manufacturing system and services more agile, flexible, and responsive to the customer. So thank you very much, sir, for sharing your valuable thoughts over impact of Industry 4.0 on sustainable supply chain management and businesses. And a special thanks to the way you have resolved all the queries. So it's amazing. So once again, on the behalf of the entire Techno India NGR family, I thank you. Thank you very much, sir. Thank you, and my pleasure, sir. Okay, thank you so much. Thank you.